जब हम एक एयरक्राफ्ट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बड़े बड़े इंजन और पंख आते हैं, है ना। लेकिन इसकी कहानी शुरू होती है धातु की एक बिल्कुल सपाट बेजान सी शीट से। आज हम उसी कला और विज्ञान की दुनिया में उतर रहे हैं जो इस धातु को उड़ान भरने के लिए आकार देती है। ये सवाल असल में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। देखिए, यहां बात सिर्फ मिलीमीटर की नहीं होती बल्कि माइक्रोन की होती है, क्योंकि जब आप हजारों फीट की ऊंचाई पर हों तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सोचिए, एक जमाना था जब ये काम लोहारों की कला पर निर्भर था, आग, हथौड़ा और बरसों का तजुर्बा। लेकिन आज ये सब कुछ बदल गया है। कला की जगह ले ली है विज्ञान ने। अब गर्मा गर्म ढलाई नहीं बल्कि ठंडे धातु को मशीनों से एकदम सर्जिकल प्रिसीजन के साथ आकार दिया जाता है। तो इससे पहले कि कोई तकनीशियन किसी मशीन को हाथ भी लगाए, उसे धातु की मानसिकता को समझना पड़ता है। चलिए उन अदृश्य ताकतों को समझते हैं जो हर एक मोड़ के पीछे काम कर रही होती हैं। और यहीं पर भौतिकी का सबसे बड़ा और सबसे जिद्दी नियम सामने आता है, स्प्रिंग बैक। इसे ऐसे समझिए, धातु की अपनी एक याददाश्त होती है। आप उसे कितना भी मोड़ें, वो हमेशा अपने पुराने सीधे आकार में वापस आने की कोशिश करती है। और यही वो पहली और सबसे बड़ी चुनौती है जिसे हर तकनीशियन को पार करना होता है। तो असल दुनिया में इस स्प्रिंग बैक का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी को एक बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री का मोड़ चाहिए, तो क्या मशीन को ठीक 90 डिग्री पर सेट कर देना काफी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्प्रिंग बैक को मात देने के लिए मशीन को थोड़ा आगे सेट करना पड़ता है, लगभग 93 डिग्री पर। इस तकनीक को कहते हैं ओवरबेंडिंग। मतलब धातु को जानबूझकर जरूरत से ज्यादा मोड़ा जाता है, क्योंकि ये पता है कि वो थोड़ा सा वापस आएगी और ठीक 90 डिग्री के परफेक्ट एंगल पर आकर रुकेगी। अब इस चुनौती से निपटने के दो मुख्य रास्ते हैं। पहला है कोल्ड फॉर्मिंग, जिसमें धातु के स्प्रिंग बैक का पहले से हिसाब लगाकर काम किया जाता है, और दूसरा है एनीलिंग, जिसमें धातु को गर्म करके उसकी याददाश्त को कुछ देर के लिए मिटा दिया जाता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत कारगर हैं। ठीक है, थ्योरी तो समझ ली। अब बात करते हैं उन मशीनों की जो असल में ये सारा काम करती हैं। ये वर्कशॉप की रीढ़ हैं जो सीधी लाइनों में मोड़ और फ्लैंज बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। सबसे पहले आती है बार फोल्डिंग मशीन। इसे आप शीट मेटल की दुनिया का दर्जी समझ सकते हैं। ये मशीन धातु के किनारों को एक बहुत ही साफ सुथरा मोड़ देती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई दर्जी कपड़े के किनारों को सिलता है। इसके जो 45 और 90 डिग्री के फिक्स स्टॉप्स हैं, वो काम को बेहद तेज और सटीक बना देते हैं। बार फोल्डर छोटे काम के लिए बेहतरीन है, लेकिन अगर छोटे किनारों से ज्यादा कुछ गहरे मोड़ चाहिए हो तो यहीं पर कॉर्निस ब्रिक की एंट्री होती है। इसका डिजाइन एकदम खुला होता है, जिससे धातु की बड़ी से बड़ी शीट भी इसमें से आर पार जा सकती है। सीधे मोड़ तो ठीक हैं, पर जरा सोचिए, अगर एक बॉक्स या पेन जैसी चीज बनानी हो जिसके चारों तरफ किनारे मुड़े हों, वहां तो कॉर्निस ब्रेक भी काम नहीं आएगा। और इस पहेली का जवाब है बॉक्स एंड पैन ब्रेक, जिसे फिंगर ब्रेक भी कहा जाता है। इसकी असली सुपर पावर हैं ये स्टील की उंगलियां, जिन्हें हटाया जा सकता है। इन्हें अलग अलग चौड़ाई में सेट करके आप उन किनारों के आसपास भी काम कर सकते हैं जो पहले से मुड़े हुए हैं, और इसी वजह से एक पूरा बॉक्स बनाना मुमकिन हो पाता है। तो अभी तक हमने सीधी लाइनों की बात की। अब चलते हैं उस दुनिया में जहां भारी भरकम मशीनों और उन घुमावदार आकारों की जरूरत पड़ती है जो एक हवाई जहाज को उसकी असली एरोडायनामिक पहचान देते हैं। जब धातु मोटी और बहुत मजबूत हो, तब इंसानी ताकत जवाब दे जाती है, और तब मैदान में उतरता है असली हैवी हिटर, प्रेस ब्रेक। ये अपनी हाइड्रोलिक शक्ति और खास तरह की डाइज का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट के ढांचे के सबसे मजबूत और अहम हिस्से बनाता है, जैसे कि यू चैनल्स। लेकिन एक हवाई जहाज सिर्फ सीधे कोणों का खेल तो है नहीं। उसे हवा को चीरने के लिए चिकने घुमावदार आकार चाहिए, और ये काम करता है स्लिप रोल फॉर्मर, जो एक सपाट शीट को एक खूबसूरत कर्व यानी घुमाव में बदल देता है। देखिए, ये कोई एक झटके का काम नहीं है। ये एक कला है जिसमें धैर्य की जरूरत होती है। रोल को थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है, शीट को उसमें से घुमाया जाता है, फिर थोड़ा और एडजस्ट किया जाता है, और ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक वो परफेक्ट घुमाव न मिल जाए। ये मशीन और इंसान के बीच एक कमाल का तालमेल है। तो हमने विज्ञान को समझ लिया, मशीनों को देख लिया। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे एक सपाट धातु की चादर एक हवाई जहाज का हिस्सा बनने का अपना सफर तय करती है।
असली जादूगर मशीन नहीं, बल्कि वो तकनीशियन है जो उसे चला रहा है। वो सिर्फ एक ऑपरेटर नहीं है, वो एक तरह से धातु का मनोवैज्ञानिक है। वो जानता है कि धातु कैसे सोचेगी, वो कैसे प्रतिक्रिया देगी और उस जिद्दी स्प्रिंग बैक को कैसे मात देनी है। ये अनुभव और विज्ञान के एक बेहतरीन संगम है। इन सब के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, एक एयरक्राफ्ट बनाने में ज्यादा जरूरी क्या है, बेजोड़ शक्ति या फिर इंच इंच की सटीकता? और इसका जवाब बहुत सीधा है, यहां या का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हवाई जहाज बनाने में शक्ति के बिना सटीकता बेकार है और सटीकता के बिना शक्ति खतरनाक है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन्हीं दोनों के मिलने से